Hi guys, welcome back to my channel. So before starting the discussion, please do like, subscribe and share my video. So let's start the discussion for today. Today we are starting with the class 8th History NCERT series. So let's start with the chapter 1 which is how, when and where. So basically सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब क्या समझा रहा है, चैप्टर का जो टाइटल है वो भी तो कुछ मीनिंग दे रहा है. देखिए, जब हम किसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको 3 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं कि वो कब हुई, वो कहाँ हुई और कैसे हुई. तो यही चैप्टर हमें बता रहे हैं. तो इन 3 वर्ड से हमें सिर्फ यही समझ आता है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस क्या रहे हैं. हमने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में भी उनके सोर्सेस पढ़े हैं. अब हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में उनके सोर्सेस पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्या सोर्सेस रहे हैं. तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है. इसमें सबसे पहले आपका जो बुक में ना एक फ़ोटो दिया गया है, उसमें जो ब्राह्मण है वो ऑफर कर रहा है ब्रिटानिया को अपने शास्त्र. ठीक है, तो इससे क्या डिपिक्ट करते हैं कि जो हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे पर इस तरह से रूल कर दिया था कि हमें उनके ऊपर ये भरोसा था कि हमारे शास्त्र हमसे ज़्यादा उनके पास सेफ हैं. तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमने अपने शास्त्र को उनको ऑफर कर दिए थे. अब उसके नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जिससे क्या है, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया वॉज प्रोड्यूस्ड बाई जेम्स रेवल एवरेज इन 1782. तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट मैप किसने प्रोड्यूस किया था और कब प्रोड्यूस किया था एंड किसके कहने प्रोड्यूस किया था, ये भी पूछा जा सकता है. तो इट वॉज आस्क्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव. तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे. उन्होंने जेम्स रेवल को बोला कि इंडिया का मैप बनाओ. अब ऐसे क्या ज़रूरत थी उनको कि वो मैप बनाने के लिए बोला उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो इंडिया के ऊपर रूल करना चाहते थे. और किसी भी इन चीज़ को रूल करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. सो दे वांटेड टू नो अबाउट इंडिया, कि एटलीस्ट हमें ये तो पता हो ना कि हमारे पास हम जिसको रूल करने वाले हैं उसमें एरिया कितना आता है. तो उन्होंने मैप बनाया वहाँ के फ्लोरा फोना वगैरह को, उनके वहाँ सारे उनके वहाँ के डेमोग्राफी फीचर्स को जाना ताकि रूल कर सकें. लेकिन पता है हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम डेट्स को करेक्ट टाइम पे फिक्स कर पाए. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम लोग डेट्स को सही टाइम पे फिक्स ना कर पाए. वेट गाइस, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हमारा जो इवेंट्स हैं उनको डेट में हम फिक्स कर पाए कि हाँ कि आज हमारा लाइक हमारा बर्थडे है. हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आज हमारा बर्थडे है. ठीक है, बट एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि आप कितने मिनी सेकेंड में, कितने मिनट्स, कितने सेकंड, कितने मिली सेकेंड से बने, तो नहीं कर सकते. इनफैक्ट आज तो लोग कर लेते हैं टाइम नोट, बट इट्स नॉट सो एक्यूरेटली पॉसिबल. ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया है. अब आप जो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें बेसिकली हमारे सारा ब्रिटिशर्स वाला पार्ट है. आपको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने कब आए थे? एनीवन नो? If you know, then add in the comment section. The British traders came to India as trader in 1757. ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया था वो 1856 और 1947 था. तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप क्या कहोगे. अगर नॉर्मल इंसान होगा वो बोलेगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और 1757 से ही थे, लेकिन एक्चुअली तो उन्होंने रूल स्टैब्लिश किया था उन्होंने 1947 में. सो देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इट. सो इसलिए हम कभी भी किसी इवेंट को प्रॉपरली टाइम पे और डेट पे फिक्स नहीं कर सकते. लेकिन स्टिल हम क्यों करते हैं किसी चीज़ को स्ट्रिंग ऑफ डेट से कनेक्ट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि जब हम कर नहीं सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है हम किसी भी इवेंट को स्ट्रिंग ऑफ डेट से कनेक्ट करें. ठीक है, तो इस एक्चुअली हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है उन बैटल्स का अकाउंट और बिग इवेंट्स का अकाउंट जो हो चुके हैं. ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली सारी हमारी जो है वो रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग ही है. हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द वन किंग. ठीक है, अब हमने देखा, अब एक हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री है. ठीक है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि दोनों की हिस्ट्री कौन से टाइम पे है.
let's take example. Wait, this is person 2, or this is person 1 and person 2. See, now this person born, took birth, ठीक है, then he became a king, then fighted, then died. It's the same history for another person. He also got born, became king, and fought the wars and finally died. But let me tell you one fact, that this person 2 is the son of person 1. Now how? मैंने तो कुछ आपको डेट्स ही नहीं बताई ना, कैसे? क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया होता कि ये वाला जो पर्सन है ये 1990 में बॉर्न हुआ है, 1990 में, बट दिस पर्सन गॉट बॉर्न इन 2010, तो यू वुड हैव एक्सपेक्टेड ना इट वुड बी ऑफ हिज सन्स एज. बट जब हमें टाइम ही नहीं पता कि वो कब बॉर्न हुए हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो लोग सेम टाइम पे थे या अलग अलग टाइम पे थे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हिस्ट्री को स्ट्रिंग ऑफ डेट से कनेक्ट करें, क्योंकि जो हमारे पास हिस्ट्री है हमें रूलर्स और पॉलिसीज़ को रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताती हैं, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ उनकी थोड़ी है, और भी लोगों की हिस्ट्री है. तो हमें उनकी हिस्ट्री को रूलर की हिस्ट्री से लिंक करने के लिए कि कौन सा हिस्ट्री किस टाइम पे थी, इसलिए हम उनको डेट से कनेक्ट करते हैं. तो इज इट क्लियर? आई होप सो इट वुड बी क्लियर. अब हम क्या क्राइटेरिया चूज करते हैं डेट्स को एज अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हम किस अकॉर्डिंग डेट्स को चूज कर रहे हैं? हमने कहा हम हिस्ट्री ऑफ डेट्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ क्राइटेरिया तो होगा चूज करने का, ठीक है. जो हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, उन्होंने हिस्ट्री को एज अ ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा है. उन्होंने हिस्ट्री को बस एक रूल ऑफ ईच गवर्नर देखा है, ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रूल किया. उसमें इंडियन इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है. ये स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट गवर्नर जनरल से, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग. तो इट कुड बी अ 1 मार्क क्वेश्चन, ओके, कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, एंड देन लास्ट वाइसरॉय. ओके, after some time governor general was changed to viceroy's position. The name of the position was changed and power were also increased. So that last viceroy was Lord Mountbatten. So is it clear? ये उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को, और इनफैक्ट सिर्फ यही दोनों नहीं थे, बीच में और बहुत सारे गवर्नर जनरल्स थे. जैसे हमारे आते हैं हेस्टिंग, वेलेस्ले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रोपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन, सो मैनी, ठीक है. तो जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी ब्रिटिश हाउस ने, वो बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर. सॉरी, दिस स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. सो जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ही फोकस किया था, वहाँ पे इंडियन एक्टिविटीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी. तो हमारी जो इंडियन एक्टिविटीज़ थी, इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ थी, वो बिल्कुल फिट नहीं कर सकती, उनको कोई जगह ही नहीं थी. उन्होंने सब कुछ ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा था. तो इसलिए हमें एक हिस्ट्री का अनदर फॉर्मेट की ज़रूरत थी. अब हम हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज करते हैं, ठीक है. एक बहुत अच्छे स्कॉटिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं एंड एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं, और उनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है. उन्होंने 1817 में एक बहुत ही बड़ा मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क दिया है, और जिसका नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है. उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो आप ये अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने हिंदू किसको कहा होगा. हिंदू उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को कहा है, मुस्लिम उन्होंने मिडिवल हिस्ट्री को कहा है, और ब्रिटिश उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को कहा है, ठीक है. और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कैसे रूल किया, और दूसरा कि उसके ऊपर इंडियन का रिएक्शन क्या आया, ठीक है. तो ये हमारा ब्रिटिश जो उन्होंने जेम्स मिल का डिवीजन था वो हो गया हमारा. अब मिल जो थे ना,
उन्हें लगता था कि जो हमारी एशियन सोसाइटीज़ है वो बहुत लोअर लेवल पर है, उनके अकॉर्डिंग हम बहुत लो लेवल पर रहते थे। उनके अकॉर्डिंग जो था ना, जब हम इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले यहाँ पे कौन रूल करता था, उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स टर्म नहीं यूज़ किया उनके लिए, उन्होंने उनके लिए टर्म यूज़ किया है हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स। ठीक है, अब इसका बेसिकली क्या मतलब है इनकी इस लाइन का कि हिंदू एंड मुस्लिम्स ने डेस्पोट्स ने इंडिया को रूल किया है, इससे मतलब है वो जो राजा हुआ करते थे ना उन्हें सिर्फ अपनी जीत और हार से मतलब हुआ करता, उन्हें लोगों के सेंटीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो दे वर लाइक अ डिक्टेटर कि उन्हें सिर्फ जीतना है और उन्हें वॉर से मतलब है और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये लाइन लिखी है यहाँ पर कि दैट हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस इनटॉलरेंस होता था, कोई एक दूसरे को रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करता था। दे वर लाइक हमारा रिलीजन सुपीरियर है। और बहुत सारे कास्ट टैबूज हुआ करते थे, कास्ट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे और बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स भी हुआ करते थे और प्रैक्टिसेस भी होती थी जो कि सोशल लाइफ को डोमिनेट करती थी उस टाइम पे। ठीक है, अब इतना सब कुछ कमियाँ उन्होंने बता दी मिलने हमारी सोसाइटी में, तो उन्होंने कुछ सजेशन भी दिया होगा ना। तो अब सोचो क्या सजेशन दिया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू मिल ये ज़रूरी था कि हमारे इंडिया में यूरोपियन मैनर्स को, आर्ट्स को और इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अगर उनको लगता था कि अगर यूरोपियंस हमारे इंडिया में आ जाएंगे तो हमारा बहुत प्रोग्रेस होगा, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रिटिश रूल था वो रिप्रेजेंट करता था फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज बेसिकली सभ्यता, तो हमारे मैनर सभ्यता आ जाएगी अगर ब्रिटिश रूल हमें करेंगे तो ये मिल का मानना था उस टाइम पे। बट आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी करेक्ट था। ठीक है, लेकिन अब हम अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर आए तो एक आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और यहाँ पे एंशिएंट कौन सी है, हिंदू वाली, एंड मिडिवल इज इट मुस्लिम वन, एंड मॉडर्न इज द ब्रिटिश रूल। ओके, बट अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब आप ये लोग गेस कर सकते हो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर हो सकता है आप गेस कर सकते हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली चेक एंड रिप्लाई। ओके, सो मैं भी बता देती हूँ कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी। इसमें जो कॉलोनियल पीरियड था ना वो मॉडर्न पीरियड से कंफ्यूज किया गया है। हमने 3 टर्म्स क्या डिफाइन किए, एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। बट एक्चुअली जो मॉडर्न पीरियड है वो हमारा एक्चुअली कॉलोनियल पीरियड है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसको हम मॉडर्न कह सकें। एक्चुअली फिर मॉडर्नाइजेशन तो थोड़ी बहुत आई थी, नया रूल्स आए थे, नई टेक्नोलॉजीज वो मिडिवल में आई थी, दैट वाज आल्सो नॉट गुड इनफ। बट मॉडर्न में तो बिल्कुल नहीं आई थी, तो उसको हम मॉडर्न नहीं कह सकते, वो एक्चुअली हमारा कॉलोनियल पीरियड था। तो जो उन्होंने मॉडर्न टर्म डिफाइन किया वो कॉलोनियल पीरियड था, मॉडर्न टर्म बिल्कुल भी नहीं था। अब कॉलोनियल पीरियड क्या है, अब कॉलोनियल पीरियड का भी तो कुछ मतलब होगा। अब पता है इंडिया में ना बहुत सारे लोकल नवाब्स और राजा रूल किया करते थे, मिडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने अपना रूल स्टेब्लिश कर दिया, कैसे, लोकल नवाब्स को हरा कर। ठीक है, उन्होंने क्या करा, रिवेन्यू कलेक्ट किया बहुत सारा अपने खर्चे निकालने के लिए। उन्होंने जो गुड्स थे उनको लो प्राइसेस पर खरीदा, जो कि उन्हें क्रॉप चाहिए थी एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन तक। और एंड आफ्टर ऑल दिस ब्रिटिश रूल जो था ना वो चेंजेस इन वैल्यूज़ ले आया। ब्रिटिश रूल के कारण हमारी वैल्यूज चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गए, कस्टम चेंज हो गए, प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। ठीक है, अब जब भी देखो वो इतना कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमारी चेंज तो हो गई ना। अब आपको आज हम लोग चाय पीते हैं, बट चाय पहले कभी को तक पीता था इंडिया में नहीं, ब्रिटिशर्स ने टेस्ट लगाया, हमको लगा हम आज भी चाय पी रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक आज इंडिया में 90% आबादी चाय पीती है। तो इससे इन्होंने क्या करा,
हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आ गए। तो कितने सारे चेंजेस कर दिए उन्होंने, पॉलिटिकली भी कर दिया, इकोनॉमिकली भी कर दिया, सोशली भी कर दिया, कल्चरली भी कर दिया। तो ये जो ब्रिटिश की वजह से चेंजेस आए थे इस पीरियड में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर आके रूल किया, हमारे सारे कस्टम्स वगैरह भी बदल दिए, और इस वजह से हमारा कोलोनाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि आपके 1756 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और 1856 में एनेक्साइजेशन पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ था। ठीक है, ये एक्स है नॉट एस इन दिस एनेक्साइजेशन। अब ये पॉलिसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस है क्या, लैप्स। ठीक है, इसमें क्या होता था, अगर कोई किसी भी राजा का कोई भी अपना बेटा नहीं होता, नॉट इसमें अडॉप्टेड सन को इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइक अगर उसका खुद का कोई बेटा नहीं है, उसने अडॉप्ट किया सन, तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, तो वो नया राजा नहीं बनेगा। जिसका भी कोई बेटा नहीं है उसकी प्रॉपर्टी सारे ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे। तो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सोर्स। सोर्सेस क्या है हमारे। अब ये तरह आप मुझे बिना देखे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे एंशिएंट पीरियड में क्या सोर्सेस रहे हैं और मिडिवल में क्या सोर्सेस रहे हैं। ठीक है ना, अब मॉडर्न के सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। मॉडर्न में जो हमारे सोर्सेस रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, और दिस इज नॉट सी, दिस इज डी रिकॉर्ड्स। ओके, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स। उस टाइम में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, रेवेन्यू के भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, और डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स भी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का मानना था, लाइक आज भी हम लोग मानते हैं कि हम लोग ना अपना हमारी हर चीज़, हर खाते की हर डिटेल्स ना लिख कर चाहिए। बहुत से लोग अपना डायरी मेंटेन करते हैं ताकि उन्होंने लाइक पैसों के लिए कि कितना उन्होंने किसी को दिया, लाइक हर चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, ताकि वो बाद में एज अ प्रूफ भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ रिटर्न है, आप कैसे हमें गलत कह सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग भी बिलीव करते थे कि अगर हम सब कुछ लिख कर रहेंगे तो वो सही है, वो काफ़ी अच्छे हमारे रूल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ड्रॉ किया जिसका मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स का। ठीक है, तो वो मेमोज लिखा करते थे, नोटिंग्स लिखा करते थे, एंड रिपोर्ट्स भी। ठीक है, उन्होंने इनफेक्ट रिकॉर्ड रूम्स बना दिए, वो किससे अटैच थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, फिर जो विलेज तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्ट्रेट का ऑफिस था, कमिश्नर ऑफिस था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज का ऑफिस था, उनके सब के पास, इनफैक्ट लॉ कोर्ट्स के पास भी अपने खुद के रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो दे बिलीव इन द एक्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, इनफैक्ट हमें एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट टू होम डिपार्टमेंट, जो कि है 1946 में लिखी गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें बताती है 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, बॉम्बे, कराची एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, ये 3 सिटीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट ऑफ 2 होम डिपार्टमेंट से 1946 से। और इनफैक्ट स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते थे जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स, जो कि रिकॉर्ड्स को रखने में हेल्प करते थे। ठीक है, और जो लेटर्स और मेमोज हुआ करते थे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से बहुत ईजिली मूव किया करते थे। ठीक है, अब ये तो रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, वही भी डॉक्यूमेंट्स रख रखे पुराने भी तो हो जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्यूटीफुली कॉपी किए गए थे बाय द कैलीग्राफिस्ट। सो कैन इमेजिन कितना टफ काम रहा होगा। लेकिन बाय मिडल ऑफ 19th सेंचुरी हमारी प्रिंटिंग आ गई थी, तो इसके मल्टीपल कॉपीज बन जाते थे इन रिकॉर्ड्स के, क्योंकि वो प्रिंट कर दिए जाते थे एज अ प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट। जैसे कोई भी हर गवर्नमेंट आती थी, नहीं वो अपना एक रिकॉर्ड बनवा ली, हर किसी के लिए एक प्रिंट करवा लेती थी, तो जब भी नई गवर्नमेंट ने एक प्रिंट करा दिया तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए थे। इस टाइम पे सर्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्ड सर्वे करवाए थे, क्या जानने के लिए, हमारे यहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी,
एंड फ्लोरा फोना एक्सेट्रा। बेसिकली वो हमारे डेमोग्राफी फीचर्स जानना चाहते थे, ठीक है। और इनफैक्ट 19th सेंचुरी में सेंसस ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए थे ना। सेंसस ऑपरेशन क्या है, ठीक है। इस सेंसस ऑपरेशन में डिटेल रिकॉर्ड ऑफ पीपल रखा जाता है और उनकी इंफॉर्मेशन नोट की जाती है कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन के ऊपर। और ये सेंसस रिकॉर्ड हर 10 ईयर्स में होता है। ये में आज भी होता है ना, कहते हैं ना कुछ भी नई पॉपुलेशन नहीं है तो सेंसस देख लो, ठीक है। क्योंकि इंडिया के सेंसस से ही हमारा सब कुछ डिटेल्स नोट की जाती हैं। वो हर 10 साल में किया जाता है, ठीक है। और भी अलग सर्वेस किए गए थे, जैसे बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वेज, ठीक है। 1770s में क्या हुआ था, वेट, हाँ, बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स specimen by collected British collected the plant specimen and information about the uses। 1770s में क्या होता, बोटानिकल गार्डन्स और जो हिस्ट्री म्यूजियम थे उन्होंने ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किए थे, उन्होंने प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए थे और उनके यूजेस भी पता लगाए थे। तो उसी कितनी इन्फॉर्मेशन वो लोग इंटरेस्टेड थे इंडिया के बारे में गेन करने के लिए। लेकिन पता है इन्होंने इतना कुछ गेन किया इंडिया के बारे में रिकॉर्ड्स कर से, लेकिन बट ये इनके रिकॉर्ड्स ना वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी हिस्ट्री लिखी थी वो सारी ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। इसमें इंडियंस का कोई रोल ही नहीं था, कहीं इंडियंस का रोल मेंशन ही नहीं किया। जो किया गया ब्रिटिश के फायदे से, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री पे जाननी है हमें, उसके लिए क्या है हमारे पास, लोगों की डायरी है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज हैं एंड पॉपुलर बुकलेट्स भी हैं जो कि लोकल बाजार में सोल्ड की जाती थी, ठीक है। यह हमारे अदर सोर्सेज हैं। और जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड करी तो न्यूज़पेपर और ऑल्सो पब्लिश एंड इश्यूज पब्लिकली डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे, वो लिखते थे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। एंड पोइट एंड नोबलिस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग। एंड ये सब जो कुछ लिखा जाता था ना, ये भी लिटरेट पीपल लिखते थे। अब आप ही सोचो, इतना सब बुक वगैरह लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, तो अगर किसी को पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो ये सब कैसे लिख पाएगा। तो ये जो भी कुछ था ना, ये सब लिटरेट पीपल लिखा करते थे। तो इनसे भी हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे हमारे माइंस वगैरह में जो वर्कर्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे, वो कैसे वर्क किया करते थे। तो इससे भी सिर्फ हमें इलिटरेट पीपल के बारे में पता चलता है। अभी में हमें ये नहीं पता जो इलिटरेट पीपल थे उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो दिस इज स्टिल अ कन्फ्यूजन फॉर अस। इनफैक्ट आपकी बुक में भी उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, आगे बताया है बट इस चैप्टर में नहीं है कि उनके हमें हिस्ट्री के सोर्सेज क्या मिले हैं। सो हम अपना चैप्टर यहीं कंक्लूड करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी जितना भी पॉसिबल हो। एंड इफ देयर इज अ गुड न्यूज़, on the occasion of completing 100 subscribers, I will be launching another video which will be something special. So wait for it and please complete my 100 subscribers as early as possible so that I can launch the video as early as possible.